वरना मैं कर लेता आप हूँ। सिर्फ अटेंड करना। जी सिस्टर बोलिए, कंटिन्यू करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी जी, वेलकम अगेन। आज इंशाल्लाह हमारा सेशन नंबर 12 है। और आज इंशाल्लाह तकरीबन हम जो चैप्टर हमारा एंजल्स और मलाइका को जो चैप्टर है तरीक़ कसीर का, इंशाल्लाह तकरीबन इसको हम आज जो है वो कंक्लूड कर देंगे। इसके एक दो टॉपिक रहते थे तो हमने आपसे बस आज वो शेयर करके तो आज हम चैप्टर तकरीबन ख़त्म कर रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का जो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं कि चैप्टर जब से शुरू हुआ हुआ है, इस चैप्टर को हमने थोड़ा सा डिफरेंट कंटेंट से कवर किया है। इसको हमने कंटेंट वाइज कवर किया था, पेजेस वाइज कवर नहीं किया था, इसलिए हम आपसे पेजेस शेयर नहीं कर सके। आई वुड लाइक यू कि आप सब लोग प्लीज, जिन्होंने चैप्टर पढ़ लिया वो तो आज प्लीज कंट्रीब्यूट करें, और जिन्होंने चैप्टर नहीं पढ़ा ना अभी तक, वो प्लीज इस चैप्टर को जरूर पढ़ें एंड मतलब खत्म होने के बाद। और हमने कोशिश तो की है कि हम सारा कंटेंट कवर करें, अगर कोई कंटेंट कवर नहीं हो पाया तो प्लीज़ हमसे वो शेयर कर लें और फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीक से आई थिंक इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव कर जाएंगे, चैप्टर नंबर 6 के ऊपर, जो कि फरिश्तों की नहीं, जो छठा चैप्टर है वो है हज़रत आदम की तख्लीक और शैतान के साथ जो उनके सारे मामलात हुए थे आसमान पे, वो उसके ऊपर है। तो आज आखिरी टॉपिक ही कवर करते हैं। ये जो आखिरी टॉपिक आज का हमारा है ये बेसिकली बैतुल मामूर के साथ रिलेटेड है। दो इसमें पेजेस कवर हुए थे, तो हमने उसके ऊपर पूरा जो है वो सेशन कवर करने की कोशिश की है। पहले हम कोशिश करते हैं कि यहाँ से पढ़ लेते हैं इसमें क्या बताया गया है तरीके कसीर में। अलबदाया व नहाया का ये पेज नंबर 85 है। सो इसे कट पेस्ट किया हुआ है हमने इस टाइम पे। इसमें ये एक रवायत है जो कि तिबरानी की तरफ से आई हुई है और ये हदीस मुबारक है। इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बैतुल मामूर आसमान पर है, जिसे जराह कहा जाता है, और वो आसमान पर बैतुल्लाह की बिल्कुल सीध में है। इसके न इसकी क्या लिखा है, जैसे खबर जिसे भी है उसी को है, यानी कि हर किसी को इसकी खबर नहीं है। इसमें हर रोज 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं, लेकिन इन्हें वहां दोबारा दाखिल होते किसी ने नहीं देखा। इसकी हुर्मत आसमान पर बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जमीन पर मक्का में खाना काबा की है। असल में जो पूरा सेशन है वो इन ही 3 लाइनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इस पूरी हदीस मुबारक में जो है 3 से 4 बहुत इंपॉर्टेंट अहम अल्फाज हैं और हम उनको समझने की कोशिश करेंगे। एक तो ये कि बैतुल मामूर जो है, एक वो क्या उसका मामूर क्यों कहा जा रहा है। फिर दूसरा वो बैतुल्लाह की बिल्कुल सीध में उसका होना, ये बात बहुत अहम है। फिर इसमें 70,000 फरिश्तों का दाखिल होना और वहां से फिर दोबारा वापस आना, ये अहम है। तो हम इसको जो है वो अनफोल्ड करने की कोशिश करेंगे कि इसका दुनियावी मामला से क्या ताल्लुक हो सकता है। तो इसी तरह की मिलती जुलती हदीस हमें आगे मिलती सी किताब में मिलती है, जिसमें होनी से रवायत हुई है, जैसे इब्ने अब्बास ने रवायत की है और भी बहुत से रावियों से रवायत है कि कतादा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने हमसे बैतुल मामूर का जिक्र फरमाया और फिर दरियाफ्त फरमाया कि आया तुम जानते हो कि वो क्या है और कहाँ है। इसके बाद कतादा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हमने अर्ज किया कि अल्लाह और उसका रसूल इसके बारे में जानते हैं। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो आसमान पर खाना काबा की शक्ल की एक मस्जिद है, जिसे कोई सिर्फ एक ही बार देख सकता है, यानी कि दोबारा दोबारा देखने का मौका नहीं मिलता उसको। इसमें 70,000 फरिश्ते रोजाना नमाज अदा करने जाते हैं, लेकिन एक बार के सिवा, यानी वो जो एक बार वहां जा चुके हैं दोबारा नहीं जाते। जहा के ख्याल में बैतुल मामूर को इब्लीस, इस पर अल्लाह की लानत हो, उन मलाइका ने जिसके साथ थे तमीर किया। यानी कि ये एक ऐसा घर है जो कि साथ, अब इसकी और भी रवायतों में हम थोड़ा सा और इसको रवायतों में जो इख्तिलाफ मिलता है उसमें ये है कि ये बैतुल मामूर 7वें आसमान पे है। और 7वें आसमान पे हजरत, आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। और 7वें आसमान पे आपको पता है हजरत नबी पाक जब आपको वो हमने डिस्कस किया था हदीस मिराज का, तो हदीस मिराज में नबी पाक जब गए थे वहां पर, तो वहां पे बैतुल मामूर की दीवार के साथ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो हैं वो टेक लगा के बैठे हुए नबी पाक को नजर आए थे। तो उन्हीं की हुर्मत में फिर बैतुल मामूर भी वहां पे मौजूद है। तो कुछ इसका नाम, दूसरा नाम जो है वो बैतुल इज़ा भी है, लेकिन वो पहले आसमान पे है। मुताखिर बयान करते हैं कि हर आसमान पर फरिश्तों ने अलग अलग इबादत के लिए एक घर बना रखा है। इसमें वो नौबत बे नौबत जगह बाद दिखे अल्लाह ताला की इबादत के लिए वैसे ही हाजिर होते रहते हैं जैसे अहले अर्ज हज के लिए हर साल उम्रा के लिए जब चाहें खाना काबा में हाजिर होकर इसका तवाफ करते हैं, यानी नमाज अदा करते हैं। अब आप देखें तो एक बिल्कुल हमारे पास एक इमेजिनेशन क्रिएट हो रही है, खाना काबा की बिल्कुल सीध में हर आसमान के ऊपर हमें एक बैतुल्लाह मिलेगा, जो कि आपस में अलाइंड होने चाहिए इन सेंस, और फरिश्ते वहां पर हाजिरी देते हैं और वैसे ही तवाफ करते हैं। सो इसमें एक और वर्ड आप ऐड कर लें जिसको हम आगे प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे, वर्ड तवाफ का है। यानी कि बैतुल्लाह हर आसमान पे मौजूद है, जो 7 आसमान हम डिस्कस कर चुके हैं, और हर आसमान पे बैतुल्लाह का वैसे ही
उन अल्लाह ताला के घरों का ऐसे ही तवाफ हो रहा है जैसे जमीन पे मौजूद खाना काबा में तवाफ हो रहा है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें कोई स्पिरिचुअल या साइंटिफिक किसी किस्म का कोई भी कंटेंट हम आप इसमें इंटरकनेक्ट कर सकते हैं डॉट्स को टू अंडरस्टैंड हमारी जितनी भी लिमिटेड गुंजाइश है। अब तो आज को आगे चलते हैं। असल में जो लफ्ज़ तवाफ था ना उसको हमने अंडरस्टैंड करना है सबसे पहले। अब तवाफ और उसके अलावा इसमें वर्ड है तवाफ जो है ना बेसिकली। भाई आपने स्लाइड स्लिप तो नहीं कर दी? इसमें एक वर्ड नहीं जहाँ पे इसमें आपकी साइड नहीं। में आप जहाँ बस ये वर्ड देखिए लिखा हुआ है व्हाई डज एवरीथिंग सीम टू हैव एन अंडरलाइंग प्रॉपर्टी टू रिलेट टू द मैथमेटिक्स ऑफ हेलिक्स। असल में जो लोगों ने थोड़ा सा भी मैथमेटिक्स अपने एफएससी या बीएससी लेवल का पढ़ा हो तो हमें एक पता है कि सारा जितना भी मटेरियल है इस पूरी कॉस्मोस में या पूरी यूनिवर्स हम कॉस्मोस तो खैर बहुत बड़ी चीज है अभी हम अपनी गैलेक्सी की बात करते हैं या हम अपने सोलर सिस्टम की बात करते हैं। तो मैटर जब हमने जब बिग बैंग थ्योरी पढ़ी थी तो उसमें हम सबने डिस्कस किया था ना कि जब मैटर जब शुरू में जो है ये प्राइमोर्डियल मैटर था ना यानी कि एक ऐसी एनर्जी थी जो कि एकदम से इरप्ट हुई। जब एनर्जी इरप्ट हुई तो वो एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता फिर जब बहुत हाई टेम्परेचर था ना तो जब टेम्परेचर स्लो डाउन हुआ तो उसका इनिशियल फॉर्म में प्राइमोर्डियल एटम मटेरियल ने एटम्स बनाना शुरू किए थे ना। एटम्स भी छोड़े बेसिक पार्टिकल्स क्वार्क के फॉर्म में या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स बनने शुरू हुए थे। अब जो मैटर फर्स्ट टाइम जब बना था ना तो वो मैटर चार फोर्सेस के ओनली उसने ना अपने आप को वैसे जोड़ा था। और चार फोर्सेस कौन कौन सी है हम सबको ही पता है। एक तो वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं वीक फोर्सेस हैं न्यूक्लियर फोर्सेस हैं और ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं और जो चौथी फोर्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है जिनमें सबको पता है ना वो डॉक्टर अब्दुल कलाम को ये दो ज्वाइन करने के ऊपर फिर जो है नोबेल प्राइज मिला था। तो पूरी जो कॉस्मोस है वो चार फोर्सेस के तहत बाइंडिंग फोर्सेस में आती है। अब उसमें एक चीज और बहुत जरूरी है जो है बताना लाजमी जो मैं यहाँ पे केस बिल्ड करना चाह रही हूँ कि मैटर जो है उसकी अगर हम बेस दो तरह से ले सकते हैं। क्लासिकल फिजिक्स में एटम है और जो क्वांटम फिजिक्स है उसमें वो क्वार्क से उसका एक बेसिक पार्टिकल बनता है। तो अभी तो मैं फिलहाल क्लासिकल फिजिक्स की बात कर लेती हूँ। क्लासिक फिजिक्स में जब भी कोई एटम है ना तो उसमें सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है और बाहर इलेक्ट्रॉन जो है उसके रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्वमेंट है ना इलेक्ट्रॉन आपने पढ़ा हुआ है ना नील बोहर का नजरिया मैट्रिक में सबने पढ़ा हुआ है आई थिंक आई बिलीव। तो आप सबको याद होगा कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के गिर्द एक सेंटर में घूमते रहते हैं। इसका मतलब है अगर हम एटम को एक बिल्डिंग ब्लॉक कंसीडर कर लें पूरी इस मैटर का तो उसका जो एक बेसिक पार्टिकल है जिसका जिसके बगैर एटम एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता आई मीन टू से इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो है अगर न्यूक्लियस को उसका सेंटर मान लें तो इसका मतलब ये है कि मैटर का हर पार्टिकल अपने सेंटर के गिर्द रोटेट कर रहा है। मेरा बेसिक सा मैंने थीसिस बनाया इसमें कोई बहुत हाई फाई साइंस इन्वॉल्व नहीं हो रही। यानी कि अगर मैं और आप एटम्स के मिलने से बने हुए हैं और दीवारें और गैस और लिक्विड और पानी और हर चीज अगर एटम के मिलने से बनी है तो ये बात हम सब ने मतलब इसको एक्सेप्ट करना है कि उसका जो इलेक्ट्रॉन उसका पार्टिकल है वो उसके न्यूक्लियस के गिर्द रोटेट कर रहा है। अच्छा रोटेशन जो है ये दो तरह की है। एक रोटेशन जो है वो ये है कि वो उसके स्पिनिंग कर ऑर्बिटिंग कर रहा है। दूसरी बिल्कुल दूसरी जो इलेक्ट्रॉन की रोटेशन है ना वो अपने ही एक्सिस के अराउंड है जिसको कहते हैं स्पिन। आपको पता है स्पिन और स्पिन वो जो स्पिन है ना उसकी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करती है। तो यहाँ से उसका एक स्पिन ऑर्बिटल रिलेशन जो है ना वो डेवलप होता है जिसे हम कहते हैं कि जी ये स्पिन ऑर्बिटल जो है ना ये कपलिंग हो गई है। अब ये थोड़ी सी डीप फिजिक्स है लेकिन बस मैं कुछ ना असल में मैं जो तवाफ का जो कंसेप्ट था ना उससे मैं रिलेट करने की कोशिश कर रही हूँ कि कायनात की जो हर चीज है ना अगर एटम की फॉर्म में बात करें तो वो अपने सेंटर के गिर्द रोटेट कर रही है। ये अल्लाह ने डिजाइन ही सिस्टम सारा ऐसे किया हुआ है। अब उस रोटेशन की जरूरत क्यों पेश आई या रोटेशन से होता क्या है कि वो एटम स्टेबल ही नहीं रह सकता जब तक वो अपने इलेक्ट्रॉन के अपने न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो अट्रैक्शन ना करे। ठीक है और ये क्यों होता है इसमें तीन फोर्सेस मैंने आपको बताई हैं। एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ठीक है ना। दूसरी वीक न्यूक्लियर फोर्सेस हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस हैं और फिर चौथी ग्रेविटेशनल फोर्स है लेकिन वो यहाँ पे इफेक्ट नहीं करती। अब इस ये देखिए अब जो मैं एटॉमिक स्केल बताया है ये जो मैं बात करी ना इसका ये मैं बहुत लोअर स्केल पे बात करी यानी कि आपको ये आंख से नजर नहीं आएगा। ये बात हो रही है सब एटॉमिक लेवल की बात हो रही है। तो अगर उस लेवल पे डिजाइनिंग कॉस्मोस की ऐसे हुई हुई है कि द थिंग हैज टू बी मूव इन अ सर्कल जिसे कहते हैं कोसेंट्रिक मोशन में या हेलिकल मोशन में चीज को मूव करना है अपने रेजिस्टेंस को बरकरार रखने के लिए। तो अब मेरा जो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये है कि कुड इट बी कि इसका हमारे जो जैसा तुमने पाक की तुमने दो हदीस मुबारक देखी कि वो तवाफ जो है वो हर आसमान पे हो रहा है और वो बैतुल खाना काबा के बिल्कुल सीध में है। तो क्या इसका इसका इस यूनिवर्सल जो मोशन है जैसे हम हेलिकल मोशन कह लें या स्पाइरल मोशन कह लें इसका उस अलाइनमेंट के साथ कोई ताल्लुक है? दैट्स एक्चुअली थिंग दैट वी हैव टू थिंक अपॉन। अब क्योंकि इसका ना ऑब्वियसली कोई साइंटिफिक सबूत तो नहीं है क्योंकि जाहिर बात है जितनी भी साइंटिफिक अचीवमेंट्स हैं वो खाना काबा के ऊपर लोगों ने हिंदुस्तान से नहीं की। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की
उस तरह से ना वो साइंटिफिक डाटा नहीं मिल पाया टू प्रूव इट कि ये जो खाना काबा के जो 7 तवाफ किए जाते हैं इनके साथ साइंटिफिकली हम कैसे रिलेट कर सकते हैं। स्पिरिचुअली मैं रिलेट कर सकती हूँ, वो मैं आपको आगे कमिंग स्लाइड में एक्सप्लेन कर देती हूँ। पर रोटेशन की जो बेसिक जो कोर में कंसेप्ट है ना कि सर्वाइवल के लिए रोटेशन क्यों जरूरी है, साइंटिफिक बेस है, वो मैंने आपको स्लाइड में बहुत क्लियर कर दिया है कि हर इलेक्ट्रॉन तभी सर्वाइव करेगा जब वो अपने न्यूक्लियस के गिर्द रोटेट करेगा। और हैरान कुन बात जो अगली बार डिस्कस करने वाली है वो ये है कि बाय डिजाइन या बाय नेचर जिसको हम कह लें, ये जो रोटेशन है ना ये काउंटर क्लॉकवाइज होती है। हर इलेक्ट्रॉन बाय डिजाइन इन्फोर्स्ड है कि वो अपने न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो काउंटर क्लॉक मोशन करता है। काउंटर क्लॉक, आई होप सबको आइडिया होगा कि काउंटर क्लॉक मोशन क्या होती है। अगली स्लाइड में मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। चलिए हमें यहाँ तक क्लियर है हमारा आइडिया कि मैंने पहली स्लाइड में मैंने तवाफ से रिलेट किया, और नेक्स्ट इमेज स्लाइड में मैंने आपको बिल्कुल जो बेस यूनिट है ना एटम का, उसकी मैंने आपको डिजाइन बेसिक्स बताया, मैंने कोई हाई फाई साइंस नहीं बताई। तो अब आप देखें कि दो चीजों में हमें इशारे क्या मिल रहे हैं, हम बस उसको जोड़ने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये बहुत सिंपल सी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिखाने की कोशिश की है कि साइंस में क्लॉकवाइज स्पिन कैसी होती है और काउंटर क्लॉकवाइज स्पिन कैसी होती है। नाम ही बता रहा है, आपको नाम से पता चला कि अगर तो हम कन्वेंशनल घड़ियों की डायरेक्शन में मूव करेंगे ना तो एक सर्कल में मूव करते हैं तो ऐसी मोशन को क्लॉकवाइज कहेंगे। और अगर हम घड़ी की सुइयों के ऑपोजिट मूव करेंगे ना, रोटेशन में जाएंगे, तो ये काउंटर क्लॉकवाइज है। अब चूंकि नबी पाक ने फरमा दिया कि बैतुल मामूर के ऊपर जो फरिश्ता है तवाफ कर रहे हैं वो बिल्कुल उसी तरह से है जैसे जमीन पे तवाफ हो रहा है। और आपको पता है जमीन पे जो खाना काबा का तवाफ है वो काउंटर क्लॉकवाइज होता है और हजर अस्वद से शुरू होता है, यानी कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट हजर अस्वद है, और उसमें भी जो है वो 7 चक्कर लगाए जाते हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये 7 चक्कर पे की इंपॉर्टेंस क्या है रूहानी तौर पे। फिर काउंटर क्लॉकवाइज, जी काउंटी क्लॉक कह लें या आप एंटी क्लॉकवाइज कह लें, आप ठीक कह रही हैं। तो 7 चक्कर क्यों लगाए जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज क्या होते हैं, और उसका जो है ना वो मतलब इफेक्ट क्या हो सकता है हमारे, या इससे जो मोशन क्रिएट होती है वो मोशन हमें स्पिरिचुअली या रूहानी या साइंटिफिकली कैसे अलाइन करती है खाना काबा की एनर्जी के साथ, ये हमने एक आइडिया लेना है। और उसका वल्लाह आलम जो, एक तो हम अभी हमने ज़्यादा इस पे काम करें लेकिन आज तक हमने शेयर नहीं किया, इंशाल्लाह कमिंग डेज में शेयर करेंगे। हम ये भी सोच रहे हैं कि ये सातों आसमानों पे जो अल्लाह ताला के घर बने हुए हैं और जो जमीन पे जो अल्लाह ताला का घर है, क्या ये आपस में अलाइंड है, क्या इसका कोई 7 आसमानों की कॉस्मोलॉजी के साथ कोई गहरा कनेक्शन है। ये भी तो हो सकता है ना कि ये सात, अगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये बात सच है तो फिर हमें काबा को सेंटर ऑफ यूनिवर्स मानना पड़ेगा, तभी तो ये सातों आसमान अलाइंड हो जाएंगे ना। इसका मतलब है एक टाइम ऐसा आएगा जब ये सातों आसमान जो हज के मौके के ऊपर, ये सातों जो आसमान है ना खाना काबा के साथ उर्फा के दिन इनको अलाइंड हो जाना चाहिए। और अब ये एक थ्योरी है, एक मिथ है, अभी हम इसे क्रिएट कर रहे हैं, इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करेंगे इसको बाद में, कि खाना काबा के साथ जो 10 जिलहज का दिन होता है, उस मतलब उस दिन ऐसा क्या होता है कि वो दिन अलाइन, मतलब उस दिन हज जो है तो उस साथ जो है वो तवाफ किए जाते हैं। अच्छा, ये मोशन देख लें आप सब अपने हाथों को लेके ना, तो अपने राइट हैंड को पकड़ें और उसकी ना फिंगर्स को कर्ल कर लें। अगर हम ये फिंगर की जो आप मूवमेंट करेंगे ना, या राइट हैंड को लेके अपने थम्स को सब ऊपर करें, तो आपके फिंगर्स जिस डायरेक्शन में मूव करेंगी ना अंदर की तरफ, ये जो डायरेक्शन है ये काउंटर करंट है। अच्छा, इसमें आप गौर से देखें तो इसमें अगर हम ऐसा करते हैं ना, अगर हम काउंटर क्लॉकवाइज मूव करते हैं, तो जिससे इसे कहते हैं एंगुलर जो वेक्टर सम है, जो इसका वेक्टर सम आप देखते हैं ना इस सूरत हाल में, जो यानी कि एनर्जी जहाँ पे पॉइंट हो रही है वो एनर्जी अपवर्ड पॉइंट हो रही है। तो एक रीजन तो खाना काबा के तवाफ करने की ये भी समझ आती है कि अगर हम काउंटर क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो जो स्पाइरल बन रहा है ना मोशन का, वो हमारी एनर्जीज को जो है ना वो स्काई के साथ या अपवर्ड जो है वो क्या कर रहा है, अलाइन कर रहा है। ये मेरी अपनी मिथ है, मतलब इसको ऐसे भी लिया जा सकता है कि जब हम खाना काबा के साथ चक्कर काट रहे होते हैं तो हम अपनी बॉडी की एनर्जी को टुवर्ड्स द हाई अलाइनमेंट ऑफ बैतुल मामूर जो है ना वो अलाइन कर रहे होते हैं, अपवर्ड अलाइन कर रहे होते हैं। हम वहां से एक जो है स्पिरिचुअल कनेक्शन लेते हुए, लेकिन ना ये अंगूठा जो है इसका ये साफ बता रहा है कि ये फिजिकल वेक्टर है जो ऊपर की तरफ पॉइंट करता है उस सूरत हाल में। तो हमारी बॉडी के जो और ऊपर की तरफ आप इसका, अच्छा ऊपर आप बैतुल मामूर की तरफ ले लें। इसका एक और भी है जो आपने हिंदू चक्र सुने होंगे, जो योगा वगैरह होते हैं या हिंदू जो मिथोलॉजी है, उसके अंदर एक चक्रास होते हैं, यानी कि उनकी भी ना स्पिरिचुअल अलाइनमेंट होती हैं। तो वो इसे कहते हैं कि जब आप चक्रास पे या अपने वो लताइफ पे जो कि जो जोगियों के जो अस्कार होते हैं या जो जोगा होते हैं जब वो करते हैं, तो वो कहते हैं कि आपकी बॉडी ना स्पाइरल में अपवर्ड अलाइन होती है टुवर्ड्स द हायर कॉन्शियस, यानी कि राइट हैंड रूल जो है ये उनके हाँ मेटाफिजिकली ऐसे लेते हैं कि काउंटर, वो भी काउंटर क्लॉकवाइज को ना अप्रिशिएट करते हैं कि काउंटर क्लॉकवाइज मूव करने से आपकी बॉडी की जो एनर्जी है ना, वो जो जो हम उसे थर्ड आई कहते हैं, ऊपर के जो फाइनल का जो चक्रा होता है, वो कहते हैं कि यहाँ पे से सब कॉन्शियस पे आप एलिवेट करते हैं, और आपके जो जो सेल्फ बीइंग फिजिकल मेटाफिजिकल साइड पे है ना, आप उससे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं। ये एक थोड़ी सी मत ऐसी मिथ है जो आप इससे मिलती जुलती है।
इसको रूमी का स्पिरिचुअल, जी जी बिल्कुल, जो टर्किश और बहुत सारे एग्जांपल मैं अगर शेयर करती हूँ, कमिंग स्लाइड्स में आ रहा है कि बहुत सारी ऐसी इमोशंस हैं जिनमें हम काउंटर क्लॉकवाइज मोशन करके अपनी बॉडी को अलाइन करते हैं। अच्छा, अब तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि यूनिवर्स की जो बेसिक मैटर है ना वो कैसे एक्सप्लेन करते हैं। आप थोड़ा सा आगे इसको, ये मैंने आपको बताया था माइक्रो लेवल पे, आई मीन टू से कि सब एटॉमिक लेवल पे अल्लाह ने कोई जो है, जो कॉस यूनिवर्स डिजाइन डिजाइन की हुई है वो काउंटर क्लॉकवाइज मोशन में डिजाइन की हुई है। मुझे इसकी ना अभी हिकमत अभी मजीद समझ नहीं है कि ऐसी इसमें ऐसी क्या खास बात है। अच्छा, काउंटर क्लॉकवाइज आप हमेशा रखिएगा कि हमेशा एक रेफरेंस से होती है। जब मैं काउंटर क्लॉकवाइज से बात कर रही हूँ ना, तो ये मैं नॉर्थ पोल के हिसाब से बात कर रही हूँ। हमेशा किसी भी मोशन के लिए एक रेफरेंस लिया जाता है। आप ये नहीं कर सकते कि आप कह दी कि क्योंकि वैक्यूम में तो कोई रेफरेंस नहीं होता है। तो आई मीन टू से कि आप जमीन के नॉर्थ पोल को जब रेफरेंस बनाएंगे ना, तो आपका राइट हैंड रूल आपको जो दिखाएगा कि ये काउंटर क्लॉकवाइज मोशन है। अदरवाइज आप उधर से देखेंगे तो काउंटर क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज भी बन सकती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने मिस नहीं करना सबने। अच्छा, एक बात तो ये होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो हमें हिंट मिलता है, देखिए मैं ना बहुत ज़्यादा साइंटिफिक नहीं कर सकती थी, तो मुझे लफ्जों को बड़े आराम तरीके मतलब जनरलाइज वे में एक्सप्लेन करना होता है कि ताकि वो सबकी हम समझ में आ जाने का एक जनरल स्टेटमेंट देना होता है। उसको मैं मैथमेटिकली तो प्रूफ नहीं कर सकती ना सेशन में। दूसरा पॉइंट जो हमने यहाँ पे डिस्कस करना है वो ये है कि अल्लाह ताला की बनाई इस गैलेक्सी में हम कहाँ रह रहे हैं, हम सोलर सिस्टम में रह रहे हैं ना। और सोलर सिस्टम कहाँ है, मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर है। और मिल्की वे गैलेक्सी जो है वो बहुत सी गैलेक्सीज के नाम को पता है, स्पाइरल गैलेक्सीज है। गैलेक्सीज की काफी टाइप होती हैं, लेकिन जो 95% गैलेक्सीज इस पूरी कॉस्मोस में मौजूद है ना, वो है स्पाइरल गैलेक्सीज। अब आप कहेंगे स्पाइरल गैलेक्सीज क्या होती हैं, आप ये हमारी मिल्की गैलेक्सी की तस्वीर है, इसको जरा गौर से देखें। आप लोग उसके चार विंग्स महसूस हो रहे हैं, मुझे तो महसूस हो रहे हैं। आप लोगों को ब्लू कलर के चार शेड महसूस हो रहे होंगे। इन्हें कहते हैं स्पाइरल के आर्म्स, यानी कि हमारी गैलेक्सी अल्लाह ने ऐसे डिजाइन की हुई है कि ये नेचर में एक स्पाइरल की तरह है। इसको सेंटर नजर आ रहा है आप लोगों को, और इसके चार विंग्स नजर आ रहे हैं। ये एक डिस्क टाइप गैलेक्सी है, और इसके अंदर सेंटर में जो है वो इंतहाई मतलब आई मीन प्लाज्मा है, और साइड पे जो है ना वो यंग स्टार्स के क्लस्टर्स हैं। और सन भी कहीं ऐसे ही है। अब लाइफ जो है ना वो डिजाइन ऐसे हुई हुआ है बाइक अल्लाह यानी कि अल्लाह की सच्ची अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को डिजाइन ऐसे किया हुआ है कि गैलेक्सीज भी एक स्पाइरल फॉर्म में अपने आप को डिजाइन करती हैं। और आप लोग को एक और मतलब हैरानकुन बात बताने ये है कि साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि हमारी गैलेक्सी भी जो रोटेशन ले रही है ना, आपको पता है ना हर चीज रोटेट कर रही है, हमने लास्ट टाइम यशबा का कंसेप्ट किया था। तो हमारी गैलेक्सी भी जो है ना वो काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रही है। जिस तवाफ काउंटर क्लॉकवाइज होता है ना, तो अल्लाह ताला इस बिल्कुल उसी सेम अलाइनमेंट में जिस डायरेक्शन में हम काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं ना नॉर्थ पोल के रेफरेंस से, तो हमारे बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स, पूरी कायनात के इलेक्ट्रॉन्स, और सेम लाइक दैट जो गैलेक्सी एज ए होल, ये पूरी गैलेक्सी की जो रोटेशन है वो भी काउंटर क्लॉकवाइज है। इसी तरह सारे सोलर सिस्टम की जो स्वाई वीनस के अलावा, वीनस एक्सेप्शन है, बाकी सोलर सिस्टम के जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब अपनी स्पिन पे भी काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। तो कोई तो हिकमत है ना काउंटर क्लॉकवाइज मूव करने के अंदर। अच्छा, इसको थोड़ा सा और अनफोल्ड कर लेते हैं। ये थोड़ा सा मुझे साइंटिफिक होना पड़ेगा। अम, इसमें जो साइंटिफिक है ना बात समझने के लिए, अगर तो वो ये है कि जो स्पाइरल गैलेक्सीज है ना, वो बेसिकली एटम्स नहीं है। वो नासा ने की एक वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि 95% ये ना प्लाज्मा है। प्लाज्मा समझते हैं फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। अब प्लाज्मा के बारे में ये बात कंफर्म है कि प्लाज्मा जो है ना वो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेट में अपने आप को जो है ना एक जब घुमाता है ना, तो वो अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रोटेशन की वजह से एक स्पाइरल स्टेट लेता है। आई आई होप ये आप इसको डाइजेस्ट कर सकें कि हमारी ये जो आप मिल्की वे देख रहे हैं ना, ये मैटर नहीं है, ये बेसिकली प्लाज्मिक स्टेट में एग्जिस्ट करती है, यानी कि हाई टेम्परेचर पे है। जिसके स्टार्स है ना 95% वो हाई टेम्परेचर पे हैं। तो मैग्नेटिक कपलिंग की वजह से जो इसके स्टार्स हैं या गैलेक्सी का जो स्ट्रक्चर है ना, वो अपने आप को अपने एंगुलर मोमेंटम को प्रिजर्व करने के लिए अपनी शेप को इसको हर सूरत जो है काउंटर क्लॉकवाइज मूव करना है। अदरवाइज ये गैलेक्सी स्टेबल रह ही नहीं सकती। ये गैलेक्सी जो है ये बस्ट आउट हो जाएगी। तो अपने एंगुलर मोमेंटम को प्रिजर्व करने के लिए ये पूरी गैलेक्सी जिसमें हम रह रहे हैं, ये खुद इटसेल्फ काउंटर क्लॉकवाइज, और अच्छा देखें रोटेट भी ना, जो कंसेप्ट है यस बाहुन का कि स्विम करना या एक दायरे में घूमना, तो ये मोशन भी हमें इस पैटर्न में नजर आती है। आगे चले भाई। अब एंड पे इसको हम कोरिलेट करेंगे कि मतलब बैथल ममूर से इसका कंसेप्ट क्या हो सकता है। नेक्स्ट आप ये देखें तो डीएनए। अब डीएनए देखें, मैं आपको बता रही हूँ मेजर मेजर स्ट्रक्चर्स। मैटर का स्ट्रक्चर जो है यूनिट वो एटम है, और प्लाज्मा जो है वो हमारी गैलेक्सी का एक यूनिट है, और इसी तरह हमारी जो बायोलॉजिकल लाइफ है उसका जो स्ट्रक्चर है वो डीएनए है। अब डीएनए जो है वो भी बेसिकली एक इसे बेसिकली हेलिकल स्ट्रक्चर कहते हैं, लेकिन ये बेसिकली स्पाइरल की ही एक खास टाइप है, मतलब स्पाइरल लूप के अंदर ही एग्जिस्ट करता है।
अब स्पाइरल पे आप लोगों ने ना सेशन खत्म होने के बाद खुद अपनी इंडिविजुअल रिसर्च भी करनी है कि स्पाइरल जो है वो मतलब क्या हो सकता है। स्पाइरल बेसिकली क्या होता है कि जब आप एक पॉइंट से शुरू करते हैं और एक आप कोसेंट्रिक अलाइनमेंट में मूव, उसी सर्कल आपका सेंटर, स्पाइरल मोशन में ना आपका सेंटर चेंज नहीं होता, आप सेंटर के अराउंड मूवमेंट करते हैं, तो वो आपका स्पाइरल बन जाता है। और यही डीएनए में भी ये है कि डीएनए भी जो है ना वो एक स्पाइरल मूवमेंट में अपने आप को एडजस्ट करता है। और उसकी जो मोशन होती है वो भी अब हमेशा काउंटर क्लॉकवाइज ही बॉडी में वो डेवलप हो रहा होता है। बॉडी में जो साइटोप्लाज्म है वो भी काउंटर क्लॉकवाइज ही अपने आप को अलाइन कर रहा होता है। ठीक है, एग्जैक्टली स्प्रिंग लाइक। इसका मतलब है काइंड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यू मीन टू से। या ये आपका पॉइंट बहुत अच्छा है, कुड भी जो पोटेंशियल एनर्जी की, हाँ ये बात मिल्की वे में भी है। मिल्की वे जो है ना वो कनेटिक लॉस को फॉलो नहीं करती। मिल्की वे को जो है ना कनेटिक लॉस को डिसोबे करना होता है क्योंकि उसमें प्लाज्मिक स्टेट है। कुड बी, यू आर राइट। आगे हम चलते हैं फिंगरप्रिंट्स के अंदर। फिंगरप्रिंट्स में तो अपने हाथों के अंगूठे सारे देख लें, सबको नजर आ रहा होगा कि एक स्पाइरल स्ट्रक्चर बन रहा है। तो ये भी अब अल्लाह जाने इसमें अब क्या ऐसी खास हिकमत है कि ये भी कुड भी काइंड ऑफ कोटिंग है जो हो सकती है। और जो अगला हमने लास्ट टाइम कंसेप्ट क्लियर किया था यस्बा हून का कंसेप्ट। और जो कौने पाक का जो स्ट्रक्चर है ना, हम लास्ट टाइम हमजा भाई ने भी इसको डिस्कस किया था कि जो कौने पाक खुद है ना वो इटसेल्फ एक रिंग स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है। कौने पाक की जितनी भी सूरा है वो एक रिंग स्ट्रक्चर में लिखी हुई है, कि उसमें आपको जो पहली आयत में तस्करा किया जाता है वो आपको लास्ट आयत के साथ जो है ना वो कनेक्ट होता है। ठीक है, तो जब लास्ट आयत और पहली आयत आप इसमें कनेक्ट होती हैं तो एक रिंग लाइक, यहाँ पे एक स्पाइरल लाइक, यहाँ पे एक लूप लाइक स्ट्रक्चर जो है कोने पाक में भी एग्जिस्ट करता है। सेम यही कंसेप्ट है सूरह यासीन के साथ का, जब अल्लाह फरमाते हैं कि कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, के हर चीज जो है वो अपने मिदार में तैर रही है। अब लास्ट टाइम हमने इसको लिया था सर्कुलर मोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस दफा इसको हम कनेक्ट करना चाहते हैं कि जो खाना कबा के साथ तवाफ हैं या जो ऊपर बैतुल मामूर पे जो सब चीजें हो रही हैं, ये कायनात की जो हर चीज जो है वो अपने सेंटर के गिर्द घूम रही है। तो ये सिर्फ सूरज चांद तारे नहीं है, ये एटम भी है, ये मैटर भी है, ये प्लाज्मा भी है, ये एवरीथिंग है जो कि बाउंड है एक खास किस्म की ऑर्बिटल मोशन में मूव करने के लिए। और समटाइम इट्स हेरिकल, समटाइम इट्स स्पाइरल, समटाइम इट्स कोसेंट्रिक, लेकिन काइंड ऑफ ये कोई ऑर्बिटल मोशन है जिसपे पूरी पूरी कायनात की ना स्टेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। और इसका भी लिंक बहुत सारे एस्टेब्लिश करने बाकी हैं। आपने ये देखा इसमें कंसेप्ट देखा कि कुल्लू फी फलाकिन यस्बाहून के अंदर कि कुल्लुन फी फलाकिन। अब इसमें जो यहाँ पे दरमियान में ये आ रहा है ना, ये सेंटर में है। और जितने वर्ड यानी कि फे का दायरा एक अलग घूम रहा है, लाम का दायरा एक अलग घूम रहा है, और काफ का दायरा एक अलग घूम रहा है, यानी कि सबके अपने मदार हैं। यहाँ से साफ पता चल रहा है यानी कि हमारे पास एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल एस्टेब्लिश हो रहा है कि कायनात की हर चीज जो है वो किसी सेंटर के अराउंड जो है वो मूव कर रही है। और यहाँ से अक्सर मिसबा में एक बात कहती होती है कि हम बड़े इंप्रेस होते हैं कि कुरान पाक ने फरमाया कि कायनात की हर चीज जो है वो मेरी तस्बीह बयान कर रही है ना, कायनात की हर चीज अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है। सो लेट मी से इट कि मे बी कि कायनात की हर चीज जो अल्लाह ताला की जो शान रबूबियत है उसके सेंटर के गिर्द जो है ना वो एसेंट्रिकली मूव मतलब कर रही है। स्टाइल हर एक अपना अपना हो सकता है, साइंटिफिकली इसको अनफोल्ड करना पड़ेगा, आई डोंट नो इन डिटेल्स। बट इट सीम्स लाइक कि कायनात की हर चीज की डिजाइनिंग ऐसी हुई है कि समहाउ उसका एक सेंटर है। समटाइम उस सेंटर को मतलब देख सकते हैं, समटाइम हम एटम के केस में मैं सेंटर देख सकती हूँ, न्यूक्लियस है। और ये जो मिल्की वे है इसका भी एक सेंटर है, इसके सेंटर में एक और ब्लैक होल मौजूद है। अब बहुत सी चीजें के सेंटर, लेकिन हर चीज अपने एक सेंटर की कितना एक तवाफ कर रही है। और जब हम खाना काबा में जाते हैं तो चूंकि खाना काबा अल्लाह का घर है ना, तो वहां पे जब हम तवाफ करते हैं तो कहा जाता है कि अपनी सारी एनर्जी को खाना काबा के साथ अलाइन करते हुए हम सातों आसमानों के साथ बिल्कुल अलाइंड होके हम स्पिरिचुअली जो है ना कनेक्ट हो जाते हैं हायर कॉन्शियस लेवल के साथ। इन सिंपल वर्ड्स तवाफ का मकसद क्या है कि हम अपनी एनर्जीज को पूरे सातों आसमान जो है वो बैतुल मामूर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, तो स्पिरिचुअली हम जो है ना वो हायर कॉन्शियस स्टेट में जा सकते हैं। दैट्स अ सिंपल थिंग टू से। अगर हम अपने पूरे होशो हवास में और पूरे, इसलिए कहते हैं ना कि आप बिल्कुल नए होते हैं, मतलब हज और उम्रा करने के बाद आपके सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, क्योंकि आपने बिल्कुल अपने आप को जैसे वो किया, जैसे वो नहीं कहते, जैसे वो कहते हैं कि डिस्क की वो क्या कहते हैं फ्री फॉर्मेटिंग हो जाती है काइंड ऑफ। तो जब आप अपने कॉन्शियस को पूरे तरीके से अल्लाह ताला के साथ या अलाइन कर लेते हैं, तो मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ सुबह। तो आप ये लाइन हो जाते हैं। ये बात हो रही है मोशन की, हम बात करें कि जो हर सेलेस्टियल बॉडी है ना वो अपने सेंटर के गेट जो है ना वो रोटेट कर रहा है। यहाँ से ये नजर आ रहा है, कुरान पाक की आयत है, ये सूरह यासीन की आयत है, इसको हमने अनफोल्ड करने की कोशिश की है। ये कंसेप्ट है बेसिकली लूप स्ट्रक्चर का, कुरान पाक में जो है ना लूप स्ट्रक्चर है। तो इसमें ये सेंटर में है। और आप देखें कि
फेस तरफ भी और फेस तरफ भी, तो एक सर्कल बना रही है। तो यहाँ से हमारे लिए हिंट है कि हर चीज अपने सेंटर के लिए रोटेट कर रही है। आगे चलें। आप में से बहुत से लोगों ने बहुत दफा ये फिबोनाची सीरीज का तस्करा सुना होगा। ये एक इंतहाई इंतहाई शानदार जो है ना यूनिवर्स का मजहर है, यानी कि हमारी कॉस्मोस, हमारी दुनिया के अंदर जितने भी फिजिकल पैटर्न्स है ना, जो कि खूबसूरती का और प्रोपोर्शन का एक शानदार एग्जांपल कोई हो सकते हैं, वो बेसिकली एक फिबोनाची सीरीज है, ये उसकी रिप्रेजेंटेशन है। इसमें नंबर ऐसे लाइन होते हैं कि जो पहले आपको बिल्कुल शुरू में दायरा नजर आ रहा है, ये वन से शुरू होते हैं, और फिर खास रेशो में ये नंबर जो है ना ज्योमेट्रिकली ये एक साइक्लिक कंसेप्ट क्रिएट करते हैं। आप नोट करें स्पाइरल बन रहा है, इसको स्पाइरल ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। इस सीरीज को हम आगे दिखाते हैं इसमें आपको कि जितने भी फूलों के पैटर्न है, आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी में जितनी भी आपकी जो इसका कंस्ट्रक्शन है, नाक कान के साथ जो रेशियोज हैं, आप इसको इंटरनेट पे चेक कीजिएगा इस सीरीज को। मतलब मैं यहाँ पे कवर नहीं कर सकती, लेकिन जितनी भी आपकी ज्योमेट्रिकल खूबसूरत पैटर्न्स हैं वो इस सीरीज के साथ कवर्ड होते हैं। इसे गोल्डन रेशियो भी कहते हैं। और अगेन देखें, इसमें जो लूप बन रहा है ना वो स्पाइरल है, ठीक है, और स्पाइरल है, और साथ काउंटर क्लॉकवाइज इसमें मोस्टली मोस्टली जो है वो चीजें होती हैं। तो जैसे एक अंदर हिंट है कि जो वर्ल्ड पैटर्न्स हैं वो भी अगेन आपके स्पाइरल बेस हैं और काउंटर क्लॉकवाइज हैं। आगे चलते हैं भाई। मैं ना इसको खत्म करती हूँ, फिर हम यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये एक और कंसेप्ट है कि जो चाइनीज फिलोसफी है ना, यानी किसी ये मुसलमानों की फिलोसफी नहीं है। मैं आपको सब बताना चाह रही थी कि बैतुल मामूर का जो कंसेप्ट है, या खाना काबा का जो तवाफ है। अच्छा, एक बात इंपॉर्टेंट है, इस मुसलमानों के मतलब ये खाना काबा का जो तवाफ है ना, ये वाहिद इबादत है जो मुसलमान जब कलेक्टिवली इकट्ठे होते हैं ना, तो अपने कॉन्शियस के साथ खाना काबा की तरफ मूव करते हैं। दुनिया में कोई ऐसा रिचुअल नहीं है जिसमें इस तरह की इबादत की जाए। तो ऐसी क्या मतलब अल्लाह ताला की मसलिहत है कि अल्लाह ताला लाखों मुसलमानों को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुमने इस घर के गिर्द गोल गोल घूमना है। तो कोई तो ऐसी खास बात होगी ना, क्योंकि बाकी मजहब तो ऐसी इबादत नहीं करते। हम तो कलेक्टिवली खाना काबा के गिर्द घूमते हैं। ऑब्वियसली ये हजरत हाजा की जो है वो यादगार भी है, लेकिन इसमें अल्लाह की और क्या मसलियत हो सकती है। तो आप चाइनीज पैटर्न देखें ना, चाइनीज कल्चर देखें या मायान कल्चर देखें, या स्पेशली आप हिंदू कल्चर भी देखें, तो इनके यहाँ भी जो ये कंसेप्ट है ना रोटेशन वाला, ये और ये सब इसको ना रूहानी या आपकी कॉन्शियस के एलिवेशन से बात करते हैं कि जब आप जैसे ही आप काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट में जाते हैं ना, इनका एक कंसेप्ट है यिंग और यांग का। मैं आपको आगे दिखाती हूँ। एक ब्लैक, और आप इंटरनेट पे देखिएगा ये सब। आप लोगों ने ना होमवर्क भी, मैं जानबूझ के समथिंग कुछ चीजें नहीं लिखती, आप इंटरनेट पे जरूर देखिएगा। इसका कंसेप्ट है यिंग और यांग का, आपने देखना है। व्हाइट और ब्लैक कलर के दो डॉट्स हैं, और वो सर्कल में ना आप इसमें लूप हुए हैं। पूरी जो चाइनीज मेथोलॉजी है ना, स्पिरिचुअल मेथोलॉजी है, वो इस यिंग और यांग के ऊपर है, ठीक है। तो वो भी बिलीव करते थे कि कॉस्मोस में जितनी भी मूवमेंट्स है ना, चाइनीज का ख्याल था जो एनर्जी चेंज है वो इन स्पाइरल के साथ अटैच है, ठीक है। ये चाइनीज में भी ऐसे ही है। आप इसको गौर से देख रहे हैं इस स्पाइरल को, ये चाइनीज स्पाइरल है, ठीक है। और इसमें ये जो दिखा रहे हैं कि जो स्पिरिचुअल फोर्सेस है ना, असल में जब हम स्पाइरल में देख चलते हैं ना, तो आप जब आउटर वर्ल्ड से इनवर्ड आते हैं ना, तो वो बिलीव करते हैं कि आपकी जो सारी एनर्जी है ना, वो सेंटर से आप जो है ना वो ले रहे होते हैं। मतलब आई मीन टू से कि जब आप दो मोमेंट है, या तो आप स्पाइरल में अंदर से बाहर जाएंगे या बाहर से अंदर आएंगे। जब आप अंदर से बाहर आ रहे होते हैं तो आप बेसिकली काउंटर क्लॉकवाइज जा रहे होते हैं, ठीक है। और जब आप काउंटर अंदर से बाहर जा रहे होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप जो है इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। और जब आप बाहर से अंदर जा रहे होते हैं तो आप अपनी एनर्जी को सेंटर को दे रहे होते हैं, ठीक है। आई होप मैंने क्लियर कर दिया है। वैसे आप जिंग जैंग को देखिए इंटरनेट पे जाके कि ये इनके यहाँ जिंग जैंग का कंसेप्ट क्या है। जिंग का कंसेप्ट ये था कि एनर्जी और मैटर आप इसमें कनेक्टेड है, और ये आप इसमें अनफोल्ड होते हैं, तो पूरी लाइफ जो है या पूरी कॉस्मोस जो है वो डिजाइन होती है, इन सिंपल वर्ड्स। आगे चलते हैं। ये हमारे, जिसको मैं फिबोनाची सीरीज की बात कर रही थी, तो ये हमारे जो पत्ते होते हैं, ये हमारी ये उसी पैटर्न के अगेंस्ट आप देखें एक सिंपल लीफ डिजाइन हुआ हुआ है। एंड हाउ मच ब्यूटीफुल इट इज, हाउ मच ब्यूटीफुल इज इट। अब ऐसा लग रहा है ना कि जैसे ये रैंडम मोशन है, ये बिल्कुल रैंडम मोशन नहीं है, ये बिल्कुल वही स्पाइरल पैटर्न है जिसपे ये डिजाइन हुआ हुआ है, और ये काउंटर क्लॉकवाइज डिजाइन हुआ हुआ है। अगर आप इसकी रेशियो निकालेंगे तो एग्जैक्ट वही गोल्डन रेशियो आपको मिलेगी। तो हमें नजर नहीं आती, पर चीजें इस पूरी दुनिया में ना एक साइंटिफिक पैटर्न पे डिजाइन हुई हैं, और उसकी मैनिफेस्टेशन हमें जो है अपने खाना काबा के तवाफ में नजर आती है। जब हमें कहा जाता है कि आपने 7 चक्कर लेने हैं, और 7 चक्कर क्यों लेने हैं मुझे वो भी समझ में आती है। मतलब मेरी नाकिस राय ये है कि चूंकि 7 आसमान है और आपने हर आसमान की एनर्जी के साथ को रिलेट करना होता है। और इसका ये भी कहा जाता है कि 7 आपके बॉडी के अंदर डिफरेंट जो है एनर्जी के, जिसको जिसको हमारे यहाँ लताइफ कहा जाता है, यहाँ लताइफ तो खैर 6 होते हैं,
चक्रास में 7 होते हैं। यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि नहीं, ये स्पाइरल जो है ना इनवर्ट फोकस हो रहा है। इसको आप ऊपर से देखेंगे तब भी आप सही कह रही हैं। वैसे इनर से ये आउट क्लॉकवाइज है, आउटर से ही आपको क्लॉक जो काउंटर क्लॉकवाइज में मूव होगा। अगेन मैंने कहा ना, आपको रेफरेंस डिफाइन करना पड़ता है, रेफरेंस के बगैर डिफाइन नहीं होता। आगे चलते हैं भाई। पीपीटी इतनी थी। स्लाइड में एक बात कहनी है कि जब हमने बिग बैंग हमारा सोलर सिस्टम बना था, तो जब ये ठंडा हुआ था ना, उस टाइम पे जो इनिशियली एटम की जो डायरेक्शन थी ना, स्पिन थी, वो काउंटर क्लॉकवाइज थी। और एंगुलर फिजिक्स का एक रूल होता है, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम की प्रिजर्वेशन का। उसका रूल ये है कि जो आपकी इनिशियल एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन, एंगल की जो मोमेंटम होगा ना, उसकी जो डायरेक्शन बनेगी, आपने उसको प्रिजर्व करना होता है। तो पूरी हमारा पूरी जो गैलेक्सी है ना, या पूरा कॉस्मोस है, वो उसी डायरेक्शन में के जिस टाइप में वो शुरू में डिफाइन हो गया था, उसको प्रिजर्व करने के लिए इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये लॉ है। अगर इसके अगेंस्ट होगा तो ये एटम स्टेबल रह ही नहीं सकते। ये बेसिक एक लॉ है जिसमें हम डिफाइन कर सकते हैं कि काउंटर क्लॉक मूवमेंट जो है वो स्टेबलाइजेशन के लिए कितनी जरूरी है। बाकी इसका स्पिरिचुअल जो कंसेप्ट कंसेप्ट है, खाना काबा या बैतुल मामूर के साथ या अलाइनमेंट के साथ, कि पूरी पूरी कायनात आप इसमें अलाइन कैसे होती है खाना काबा के थ्रू, या खाना काबा सेंटर ऑफ वर्ल्ड है, ये थोड़ा सा अभी जो है ना, इस पे डाटा इतना नहीं है कि इस पे को ज्यादा बहुत ज्यादा कमेंट किया जा सके। बाकी आप लोग डिस्कशन के लिए, मैं फॉरम ओपन है। एनीवन वांट टू कंट्रीब्यूट, यू आर वेलकम, प्लीज। कोई क्वेश्चन है, कोई बात कहनी है सबने? इवन अगर डिसएग्री भी करना है तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन है कि वो जो आपने डीएनए के स्ट्रक्चर को कहा है, तो वो तो हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं होता। वो मुझे तो स्पाइरल नहीं लगता किसी भी फॉर्म में। आपको पता है इसमें इसकी आप किस सेंस में कहना चाह रहे हैं कि स्पाइरल नहीं होता? एटॉमिक लेवल पे या मैक्रो लेवल पे या माइक्रो लेवल पे? तो से माइक्रो एक्सप्लेन लेवल करेंगे? पे ही कहना चाह रही हूँ। मैं माइक्रो लेवल पे ही कहना चाह रही हूँ, जैसे कि ये जो स्ट्रक्चर होता है ये हेलिकल स्ट्रक्चर होता है मेरे ख्याल में। तो जिस स्ट्रक्चर के बारे में आप बात कर रही हैं, जैसे फेबोनाची के बारे में बात कर रही हैं या किसी और, ये नहीं, उनसे मैच नहीं कर रहा। मुझे नहीं नहीं, इसका आइडिया नहीं समझ आ रहा। आप ठीक नहीं, आप ठीक कह रही हैं बिल्कुल। आपने यहाँ पे शायद थिंक वो मैंने कंफ्यूज कर दिया चीजों को। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये फाइबोनाची सीरीज के अंडर नहीं है। ये आपने बिल्कुल ठीक है बहन, ऐसा ही है। ये सिर्फ एक स्पाइरल या हेलिकल स्ट्रक्चर में अपने को लाइन कर रहा है, बट इट्स नॉट दैट रेशियो जो कि फाइबोनाची सीरीज में होती है। वो बात बिल्कुल मैं आपसे एग्री कर रही हूँ। लेकिन जो इसमें जो अलाइनमेंट है ना, जो इसमें जो जिस तरह से आपके अ, जो आपकी बेसिक जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर में आपको पता है, वो 4 डिफरेंट जो होते हैं आपके, क्या उसे कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स होते हैं जो जिसमें जुड़ते हैं, और जो जी आपके जी, वो लेटरटाइड एडेनोसिन। स्ट्रक्चर बनता है एक बिल्कुल। तो उसमें तो यहाँ तो आप एग्री करिए ना कि उसमें एक ट्विस्टिंग होती है या एक हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है, इससे उस तरफ इशारा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं इशारा है इसमें। और ऑब्वियसली इसमें जो मूवमेंट है वो तो अगेन ये किसी सेल से मिलकर बना होगा ना, और सेल एटम के मिलने से बना होगा। तो स्ट्रक्चर की जो बेसिक जो शेप है ना, वो हेलिकल या स्प्रिंग वाइज है। उसको मैंने मतलब उसको मैं डायरेक्ट रिलेट नहीं करी किसी मोशन के साथ, क्योंकि डीएनए तो उससे मोशन नहीं करता ना। मोशन तो उसके अंदर, यहाँ तो उसमें जो साइटोप्लाज्म है, हाँ उसके बारे में कंफर्म है कि साइटोप्लाज्म में जो मोशन होती है वो थोड़ी सी सेल जो न्यूक्लियस है ना, जो जो सेल का न्यूक्लियस है उसके अराउंड जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज होती है। ये मैंने पढ़ा हुआ है, अपने यहाँ पे ऐड नहीं किया, लेकिन वो मैंने पढ़ा हुआ है। और उसके अलावा फिर दूसरी और बात जो है कि जो एटम है जिससे फिर ये सारा सिस्टम बना हुआ है, यानी कि इवन ये सेल्स या ये डीएनए स्ट्रक्चर भी तो एटम से मिलकर बना होगा ना, उनकी मोशन ऐसी है। अदरवाइज ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए था कि आप सही कह रही हैं, इसको अंदर फर्दर अनफोल्ड करना चाहिए, जरूर करना चाहिए कि हेलिकल स्प्रिंग की मतलब पॉसिबल क्या वजह हो सकती है, राइट? और कोई कमेंट प्लीज? अच्छा, मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगी कि आपने इतना कुछ इकट्ठा किया, माशाल्लाह बहुत अच्छी आपकी प्रेजेंटेशन थी। लेकिन आप थोड़ा सा इसको अगर डिटेल में और कर लें तो मुझे लगता है बहुत अच्छा हो जाएगा। आपने एक एक चीज को उठाया है ना, तो आप उस हर चीज को जरा थोड़ा थोड़ा और डिटेल में पढ़ा दें। आप ठीक कह रही हैं। पता है वो असल में आपका नाम हिफ्सा है ना? जी जी। हिफ्सा असल में शुरू शुरू में ये हो रहा था पिछले दिनों सेशन में कि कंसेप्ट था बैतुल मामूर का। फिर जब मैं बहुत ज्यादा स्लाइड करती थी ना,
आपसे कुछ 5-6 सेशन पहले, तो मैंने 30-40 स्लाइड्स भी एक टाइम में की हैं। फिर वो एक आया था, फीडबैक आया था कि आप बहुत ज्यादा जो है ना वो डाटा इकट्ठा हो रहा है, सेशन 2-2 घंटे पे जाना शुरू हो गए थे। अब ये आज फर्स्ट टाइम हुआ है कि मेरी 10 स्लाइड्स है, मैंने यकीन करें मेरी 15-20 से कम कभी भी नहीं होती। तो आज तो नहीं, मुझे अच्छा, वाकई मैंने ग्रुप न्यू ज्वाइन किया है, तो मैंने तो कल ली थी, और वो भी बहुत थोड़ी देर के लिए ली थी, तो मेरे पास कल टाइम नहीं था, तो आज अभी मैं कुरान क्लास से फ्री हुई थी, उसमें भी मैं 9:20 पे मैंने ज्वाइन किया है, 9 o'clock पे कल मैं स्टार्ट हो गई थी क्लास। इसका मतलब आप मेरी वाली पार्टी में है कि चीजों को बहुत खोल खोल के एक्सप्लेन करना चाहिए। ये पहली दफा ही हुआ है। आई एम सॉरी कि हमने तुझे चीजों को ना सिर्फ तस्वीरें दिखा के बोलने की कोशिश की, अदरवाइज हमारी स्लाइड काफी लंबी होती थी। नेक्स्ट टाइम मैं मेरे उसको ख्याल में थोड़ा सा वो कर दें तो, क्योंकि मुझे जितनी समझ आई है, तो मैं चाह रही थी थोड़ा और डिटेल में अगर समझ आता तो बहुत मजा आता। आपने हमारी कम्युनिटी ज्वाइन की है, आपने हमारी कम्युनिटी ज्वाइन की है सर? आप इस टीए के ग्रुप का पार्ट हैं? वुड यू प्लीज बी पार्ट ऑफ द नहीं, ग्रुप? ये वहाँ पे मैंने भी इंशाल्लाह ये जो तालिब इल्म, ये वाला ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है बस मैंने। आपने कम्युनिटी ज्वाइन की है ना, इसके अंदर कोई टीए का ग्रुप नजर आएगा, तरीक इब्ने कसीर का। आप प्लीज उसमें रिक्वेस्ट भेजें, हम आपको ज्वाइन ऐड करते हैं वहाँ पे, फिर मैं आपसे डिटेल डिस्कशन स्टार्ट करती हूँ। समटाइम मुझे यहाँ पर सेशन ठीक को बहुत ही मिनिमम कवर करना पड़ता है। ठीक है, रजा भाई आप मैं कुछ कर कहना चाह लेती हूँ। रहे थे? रजा भाई आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी मैं यही कहना चाह रहा था, अगर सब कुछ आप ये डिटेल से बता देंगी तो लोग आके सुन के चले जाएंगे। आधी आधी चीजें रहनी चाहिए ताकि लोग खुद से रिसर्च करें, खुद से चीजें जानें। एक ही बंदे के ऊपर इतफाक नहीं करना चाहिए कि ये बंदा सही कह रहा है या गलत कह रहा है। हर चीज अगर डिटेल में बता दी जाएगी तो लोग आएंगे, बस सुनेंगे, चले जाएंगे। थोड़ी सी एफर्ट सीखने वाले को भी पुट करनी चाहिए। और आप बाकी के ये भी जो प्रीवियस सेशन है वो ले लें, तो फिर आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी इंशाल्लाह। मैंने बस ये थैंक यू। और वैसे वैसे मैंने आप लोग सबको 2-3 होमवर्क दिए हैं आप लोगों के लिए। मैंने आपसे कहा है कि फाइबियोंची सीरीज को खुद एक्सप्लोर करें, मैंने आपको नहीं बताया। इसके अलावा मैंने आपसे ये भी कहा है कि जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज मोशन और जो एंगुलर मोमेंटम की जो स्पिन का कंसेप्ट है ना पूरी कॉस्मोस में, कि एंगुलर मोमेंटम कैसे जो रिजर्व करना है आपने इस कायनात को, गैलेक्सी में, ये मिल्की वे को स्टेबल करने के लिए, ये मैंने आपसे कहा आप जाके खुद पढ़ें। लेकिन मतलब बिलीव मी, हम सब ना ये सेशन, ये आपको तस्वीर नजर से आई ना, ये हम दिखाने से पहले हम बहुत ज्यादा जो है ना वो पूरा वीक एफर्ट करते हैं कि हम अपना कंसेप्ट क्लियर कर लें, लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम इसको बहुत ज्यादा शायद आप लोगों से शेयर नहीं कर पाते उस तरह से। आई होप आस्ते आस्ते बेहतर हो जाएंगे। कोई अब हमारा टारगेट ये है कि हमने 1 घंटे में सेशन खत्म करना है डिस्कशन के साथ। अभी हमारे पास 15 मिनट बाकी हैं। बैतुल मामूर से किसी को कोई आइडिया, कोई प्लीज कंट्रीब्यूट करना चाहे कि बैतुल मामूर के बारे में किसी के साथ कोई मजीद इन्फॉर्मेशन हो? क्योंकि जहाँ तक मेरे इल्म में है, बैतुल मामूर 7वें आसमान पे है और बैतुल इज़्ज़ा जो है वो पहले आसमान पे है, और फिर नीचे खाना काबा मौजूद है। और खाना काबा को जब इब्राहिम ने तमीर किया था तो उन्हीं के एहसास में शायद उन्हें बैतुल मामूर भी दिया गया, और बैतुल मामूर के साथ ही मतलब वो रहते हैं वहीं पे 7वें आसमान पे, और बिल्कुल उसके ऊपर जो है वो अर्श इलाही है। जी एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट। आप सब में से चैप्टर किस किसने पढ़ा है? क्योंकि चैप्टर आज तो हम खत्म करें मलाइका का, अगर कोई कंसेप्ट है तो भी क्लियर कर लें, नेक्स्ट चैप्टर से वीक से शायद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। असल में ना बुक है अलबदाया व नहाया, और उसको हम बिल्कुल मॉडर्न जमाने से ना रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक टाइम पे हम बिल्कुल जो है वो पुरानी पुरानी बातें पढ़ रहे होते हैं, और एक टाइम पे हम उसे नए कंसेप्ट निकाल रहे होते हैं। आ, मलाइका के ऊपर जनरल डिस्कशन में किसी ने कुछ कंट्रीब्यूट करना हो तो प्लीज। तो मुनीरा, मैं कुछ ऐड करूँ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं उस्मा? जरूर। हेलो। जी जी उस्मा, जरूर। आपका शुक्र है। और उसके बैतुल मामूर का वो चैप्टर था, तो मैंने जस्ट टाइम निकाला, मैं जस्ट एडजस्ट किया क्योंकि मैं कल वाला सेशन भी नहीं ले सकी थी, तो क्योंकि ये मेरा फेवरेट टॉपिक था, तो मैं सोचा कि बोले बगैर रह नहीं सकती मैं। Always अच्छा, are you? हम जब आपने सारी चीजें हाँ, जब आप सारी चीजें एक्सप्लेन कर रही थी, तो जब व्हेन वी हैव टू, हम जब खाना काबा का तवाफ करते हैं, ईच एंड अपने अपने बॉडी की फिजिकल, हमारी अपनी फिजिकल एंड स्पिरिचुअल बोथ की एक एक चीज एक्सप्लेन करें। ऑन द टॉप ऑफ द, जब हम कहते हैं कि अर्शे इलाही और अर्शे इलाही और बैतुल मामूर है, और फिर यहाँ पर जमीन में खाना काबा है, हर चीज अपने अपने ऑर्बिट में वो कर रही है और अल्लाह ताला के हुक्म से कर रही है। और जाहिर है इंसान भी जब जाता है वहां पर तो वो अल्लाह ताला के हुक्म से करता है। बट अगर हम सिर्फ ये कहते हैं कि हम वहां से स्पिरिचुअल कंटेंट में एनर्जी लेते हैं, तो दिस इज नॉट ओनली द पार्ट ऑफ द एनर्जी। जब इंसान अगर हमने अपनी यहाँ पर आपने बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन की थी, देन हमने अपने ब्रेन की फॉर्मेशन, उसके सेल्स के उसको नहीं एक्सप्लेन किया। जब खाना काबा के अंदर इंसान तवाफ करता है, जब हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अल्लाह ताला ने ना हजरत आदम अलैहिस्सलाम को वहां जन्नत से भेजा था, तो जन्नत पे ना उसके पास हर चीज थी, एवरीथिंग। देन टेस्ट के लिए उसको भेज दिया जमीन के ऊपर। और मे बी आप सब लोगों को पता ही होगा कि जो हजरत खाना काबा है, खाना काबा का पहला तवाफ हजरत आदम और हजरत अम्मा हुआ ने किया था।
और यानी कि जो रूटीन इंसान की अर्शे इलाही पर जारी थी वही की थी। और हर इंसान को अल्लाह ताला की एक तो ये कि हमने अल्लाह ताला के अहकाम को फॉलो करना है ना। व्हाई दिस सेंटर प्लेस, क्योंकि इंसान की मूवमेंट जो है वो सर्कुलर मोशन में उस तरह से नहीं होती। इंसान की बॉडी, उसकी हर चीज सर्कुलर मोशन में होती है। व्हाई इट्स सो मच इफेक्टिव कि आप खाना काबा में जाते हो तो बहुत सारी चीजें अनअमेजिंग सी होना शुरू हो जाती हैं। व्हाई ये क्यों होता है कि वहाँ पे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस का जो कॉन्सेप्ट है वो भी चेंज हो जाता है। एंड इवन खाना काबा के अंदर मेल और फीमेल सब लोग इकट्ठे होते हैं, बट सम टाइम उनकी वो जो हिस्स होती है वो सारी की सारी हो जाती हैं। वो कौन सी रेस हैं जो डायरेक्ट बैतुल मामूर से खाना काबा पे आ रही हैं? आप दुनिया के किसी भी हिस्से में लोग कहते हैं कि खाना काबा जाना जरूरी क्यों है एंड व्हाई। और स्पेशली जिस वक्त एक मुस्लिम वहां पे जाता है तो वो क्या है, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां दोबारा वापस तशरीफ लेकर आए थे तो वहां पे 360 बुत थे। तो वो लोग अगर वो कर रहे थे तो वो उस मोशन के अंदर वो उनकी स्पिरिचुअलिटी उस तरह से स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं थी? इज देयर एनी लिंक दैट ये स्पिरिचुअलिटी है? नहीं। एक्चुअली जो इंसान, जब हर इंसान के जब ऑर्डर्स और वो जो उसकी चीजें वो हो रही होती है ना, तो बैतुल मामूर से निकलने वाली जो वेव्स है जहाँ पे जो सातों आसमान पे फरिश्ते हैं, जब ये हो रहा है सर्कुल, तो आपने देखा होगा जो हम खाना काबा का जब राउंड हम लेते हैं तो थर्ड से फोर्थ जहाँ पे वापस हजर अस्वद पे आते हैं तो वहां के पर 70,000 फरिश्ते आते हैं। और वो जो एक दफा फरिश्ते आ जाते हैं वो वापस दोबारा नहीं आते हैं। तो जमीन से आसमान तक फरिश्ते भी इस सारी रोटेशन को रोटेट कर रहे हैं। इंसान की जो जिंदगी और उसकी पैदाइश का मकसद जो अल्लाह ताला को पहचाना है, और एट दैट स्टेज इस वक्त वो अपने पाँव से उस पूरी मोशन को रोटेट कर रहा होता है। खाना काबा में जो लोग तवाफ करने के लिए जिन जो भी गए हुए हैं वो जानते होंगे कि जिस वक्त आप अपने पाँव के साथ जमीन की वो उस मूवमेंट के अंदर वो कर रहे होते हैं तो आपके पाँव से लेकर आपकी पूरी बॉडी के अंदर एक ऐसी एनर्जी बिल्ट हो रही होती है जो कि स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं होती है। शौक के इंसान की सोच और फहम को एक नया इदराक देती है कायनात के बारे में सोचने का, और उसको उससे साथ कनेक्ट करती है। इसीलिए इंसान की पूरी बॉडी के साथ वो पूरे इंसान सर्कुलर फॉर्म में नहीं घूमता, लेकिन जिस वक्त वो अल्लाह ताला के घर का तवाफ करता है तो उसके अंदर से सारे एक तो बैड एग्जाम्स तो निकलते ही निकलते हैं, बट ऑन द अदर हैंड आपके पास एक लाइट और रोशनी जो होती है ना वो आपको एनर्जेटिक करती है। इसीलिए आप देखिए कि अरबों का हाफजा बहुत ज्यादा, अगर आपने नोट किया हो तो कुरान पाक जब उतरा तो इसी नेशन पे उतरा तो अरबों का हाफजा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। द रीजन दैट कि उनके पास वो खाना काबा का तवाफ भी किया करते थे। अदर थिंग 7 चक्कर एक और है जो कि सही के चक्कर है, जो कि रोटेशन फॉर्म में नहीं है। बट जो भी लोग सही भी करते हैं वो जानते हैं कि सही इज अ वेरी मच डिफिकल्ट। जब आप अपने आप को एक लाइन कर लेते हो ना दुनिया के साथ या अल्लाह ताला के साथ, देन आपका असल वर्क और काम शुरू हो जाता है कि आपने अल्लाह ताला के साथ अपनी एनर्जी अपनी सारी चीजों को फोकस कर लिया। नाउ सही, यानी कि आपने अब इस दुनिया के अंदर अल्लाह ताला को पहचाना है। दिस इज व्हाट द ड्यूटी ऑफ अ मैन। और बाकी जितनी भी मोशन यानी कि जमीन, सूरज, चांद, सितारे, एवरीथिंग जो ऑर्बिट में हरकत कर रही है ना, वो अपने अपने काम को फॉलो कर रही है। बट व्हेन जब इंसान उसको सर्कुलर मोशन में जाता है उसके बाद उसने सही करनी है, यानी कि जद्दोजहद करनी है, स्ट्रगल करनी है, फाइंड आउट एवरीथिंग जहां से उसको अल्लाह की पहचान होती है। तो ये अल्लाह ताला ने इसको मरकज बनाया हुआ है। और इसलिए क्योंकि जब हम कहते हैं गायब 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 गायब, तो अल्लाह ताला ने एक चीज हासिल कर दिया और वो है खाना काबा, कि यहाँ से एनर्जी की वो वेव्स हैं और यहाँ से पावर्स का वो डोमेन निकलता है जो कि आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी लाइन है। और इस स्ट्रेंथ को लेके आप पूरी दुनिया को एक्सप्लोर कर सकते हो, एवरी नॉलेज, एवरी इंफॉर्मेशन, एवरी सब्जेक्ट। ये मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल नहीं किया, नहीं नहीं नहीं, लेकिन यही चीज़ ये मैं जरूरी करना, है समझना। मैं यही से कंटिन्यू करती हूँ जो उस्मा बात करी ना। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वही बातें डिस्कस करूँ जो मतलब जो थोड़े से ना मतलब आउट ऑफ वे बातें मैं अक्सर अक्सर मैं जो जिनमें कंट्रोवर्शियल बात हो मैं स्किप कर जाती हूँ। बट लेट मी से, आप लोगों ने इंटरनेट पे एक और जगह काम ढूंढना कहते हैं ले लाइंस। ले लाइन इंटरनेट पे कंसेप्ट है जो ये बताता है कि जितने भी जमीन के नीचे जो सेंटर एनर्जी पॉइंट्स है ना वापस में इंटरकनेक्टेड है। जमीन की पोटेंशियल एनर्जी जितनी भी है ना, एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है ले लाइंस का, LEY, ले लाइंस का। मैंने ऐड नहीं किया था क्योंकि वो फिर मुश्किल हो जाता है डाइजेस्ट करना। अब जो उस्मा बात करी ना कि काबा की जमीन के नीचे आपको ले लाइंस के साथ एक खास किस्म की फुट से एनर्जी मिलती है जो ऊपर तक ट्रेवल करती है। सो नाउ आप जो सर्च कीजिएगा कि ले लाइंस के कंसेप्ट के बारे में ये मिलता है इंटरनेट के ऊपर कि खाना काबा जो है ना वो ले लाइंस का सेंटर है। ठीक है। अब इसमें 3 कंसेप्ट है खाना काबा के सेंटर होने के। एक तो ये कि दुनिया का ज्योग्राफिकल सेंटर है, वो भी उसके बारे में डिबेट की जा सकती है। एक ये है कि दुनिया का जो है वो आपका जो
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, दुनिया जो हमारा पूरी जो नॉर्थ पोल साउथ पोल से जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं, जो हमारी दुनिया की जो मैग्नेटिक लूप है, ये उसका सेंटर है, ठीक है। और इसी वजह से एक एक मिथ, ये सब मिथ्स हैं। अब मैं सिर्फ मिथ्स की बात कर रही हूँ, मैं फैक्ट्स की बात नहीं कर रही, ठीक है। सो प्लीज डोंट माइंड। एक मिथ ये भी है कि खाना काबा के ऊपर आके बिल्कुल आके जो आपकी कंपासेस है ना, नॉर्थ पोल साउथ के जो मैग्नेटिक कंपासेस हैं, ये बिल्कुल सेंट्रलाइज में रहती है कि न्यूट्रलाइज हो जाती हैं, नहीं कि किसी डायरेक्शन में जाती हैं। सो ये इस बात को काउंटर मैंने से भी कंफर्म करना है, मैं मेरे पास प्रूफ नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि वहां पे जाके सारी जो आपकी कंपासेस हैं वो काम करना छोड़ देती हैं। सो ये एक प्रूफ है कि वहां पे वो जो है वो सेंटर ऑफ आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, दुनिया की मैग्नेटिक फील्ड का सेंटर है। तीसरी वाला जो मिथ, इसमें जो एक और मिथ वो ये भी है कि खाना काबा के ऊपर से कोई जहाज, कोई परिंदा, कोई भी नहीं गुजर सकता, कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव एनर्जी है। अगर ये बात सही है, जो कि सही होनी भी चाहिए, हदीस में बता रही है कि खाना काबा बिल्कुल अलाइंड है अपर वर्ल्ड्स के साथ, तो खाना काबा के बिल्कुल ऊपर से किसी भी किस्म की जो है वो कोई भी चीज पास नहीं कर सकती, क्योंकि वो इतनी हाई एनर्जी फील्ड होनी चाहिए कि वहां से कोई क्रॉस ना कर सके। ये एक और फील्ड है, यानी कि हम मिथ्स की बात कर रहे हैं ना, रूहानी बात कर रहे हैं, मेरे पास इसका प्रूफ नहीं है एट द मोमेंट। सो प्लीज डोंट आस्क मी फॉर और दैट। एक और भी चीज है, और मुनीरा एक और भी तो चीज है, मुनीरा, मेरी और बात सुनिए, अगर जी रजा भाई। क्या मैं एक पॉइंट ऐड कर लूं? असल श्योर। में मैं जी आपको एक बात बताता हूँ। मैं एक रिमोट एरिया पे हूँ इस वक्त, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे जी नहीं पता था कि किबला किस तरफ है, बट मुझे एक शख्स ने बताया जी था सीधा नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है। जब मैंने कंपास, जी इधर एक सऊदी अरब के अंदर एक ऐप है नुसक के नाम से, जिससे आप उम्रा वगैरह बुकिंग करते हो और बाकी चीज़ें, उसके अंदर एक ऐप है, ठीक है। जब मैंने वो ओपन किया तो वो बिल्कुल स्ट्रेट था मतलब वो एक्यूरेट नहीं बता रहा था। जब मैंने उसे ज़मीन के ऊपर रखा तो वो 1 डिग्री थोड़ा सा घूम गया, मतलब थोड़ा टेढ़ा हो गया, तो एक्यूरेट हो गया। तो मेरे ख्याल में इसका भी, क्या ज़मीन का भी इस चीज़ के साथ कोई लिंक है? क्योंकि हाथ के अंदर वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं था, जैसे मैंने मोबाइल को ज़मीन के ऊपर रखा वो बिल्कुल एक्यूरेट हो गया। तो इस चीज़ को मैंने सोचा मैं ऐड कर दूं। रजा भाई, ये देखना पड़ेगा, ये मिस है, ये मिलता है लिटरेचर पे, लोग इसको कंफर्म करते हैं कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड गड़बड़ होती है खाना काबा के एरिया में। अब आई डोंट नो इसमें कितनी मतलब वो रियलिटी है साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैंने खुद सिस्टर नहीं किया। और सिस्टर साइमा और जो सिस्टर साइमा का सबसे पॉइंट ले लो, उन्होंने पॉइंट है हैंड ना, किया हुआ जी प्लीज अमर भाई लेते हैं। उसमें एक मिनट ठहरेगा, मैं साइमा का पॉइंट ले लूँ। साइमा प्लीज, आप कुछ कहना जी, चाह मैं रही हैं? काफी देर से अपनी बारी का इंतजार कर रही थी, लेकिन मुझे कोई बोलने नहीं आ दे गई रहा आपकी था। बारी, आपकी बारी आ गई अच्छा है। जी, आपने जो कॉन्सेप्ट दिया है, मैं थोड़ा सा उससे बिल्कुल अपोजिट कॉन्सेप्ट जो मेरा था काफी अरसे से, कि जो एक तो आपने जो बात बताई कि जितनी भी जो मूवमेंट्स हैं वो काउंटर क्लॉकवाइज हैं जमीन में, लेकिन उसके लिए एक रेफरेंस चाहिए। तो सारी सारी अगर जो मेरी जो जी बिल्कुल जो मैं मुझे जो मेरा जो अभी तक जो मुझे जो मेरी नॉलेज थी कि जितनी भी मूवमेंट्स हैं जमीन में वो सब क्लॉकवाइज है, एक्सेप्ट जो खाना काबा की मूवमेंट है। और खाना काबा जो है वो एक्चुअली जो है वो सेंटर ऑफ अर्थ ही है। और जो काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट है खाना काबा के गिर्द, क्योंकि खाना काबा के गिर्द तवाफ जो है वो नहीं रुकता है सिवाय फर्ज नमाज के, और इवन जो है वो फरिश्ते भी तवाफ कर रहे हैं। तो एक्चुअली जो खाना काबा की काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट है वो जमीन की क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है वो उसको मतलब एक तरह से नलीफाई कर रही है, और एक तरह से एक बैलेंस जो है वो उसके लिए। और जहां तक बात जो है कि कंपास जो है वो उसकी जो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड्स वगैरह खाना काबा में जो मतलब जीरो हो जाती हैं, मे बी ये इसका रीजन हो। अच्छा, लेकिन यहाँ पर एक और जो है जिसपे कि अभी तक रिसर्च जो है वो नामुकम्मल है, कि बरमुदा ट्रायंगल के बारे में भी लोग ये कहते हैं कि वहां पर भी जो है वो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड या तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जो बात कही गई कि कोई भी परिंदा उसके ऊपर से नहीं गुजरता है खाना काबा के ऊपर से, तो ये चीज मतलब जब तक मैं हज करने नहीं गई थी तो मैंने देखा था कि मतलब मुझे ये था कि हाँ इस तरह से है, लेकिन ये नहीं है इस तरह से कि मैंने परिंदों को उसके ऊपर से गुजरते देखा है। तो ये चीज तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी जो कि है कि ये मिथ है या क्या रीजन है इसका। तो ये जो आपने बताया ना, जैसे लीफ का आप कह रही हैं कि आपने जो पिक्चर शो की है कि वो जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज जो है वो मूवमेंट है, लेकिन वो एक्चुअली वो मूवमेंट जो है वो अगर आपके पास रेफरेंस ना हो तो आप उसे क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं और काउंटर क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं। अच्छा आपकी सारी सिस्टर बातों से मुनीरा, इनकी बात में एक जी जी। चीज ऐड कर दूं। 2019-20 के अंदर 1 साल से ज्यादा तवाफ रुक गया था। जितनी देर कोरोना रहा था किसी को भी अलाउ नहीं किया था, और तकरीबन 6 मंथ। ऐसे उसके बाद उन्होंने बिल्कुल सिर्फ नेशनल जो सऊदी अरब में रहने वाले थे उनके लिए 1 मीटर का फासला छोड़ के तो उन्होंने स्टार्ट किया था। तो वो जो 6 मंथ थे वो भी इफेक्ट करेंगे दुनिया को।
नहीं देखें, आपके तवाफ जो है ना वो रुकता नहीं है। तवाफ अगर इंसान नहीं कर रहे होते तो जिन्नात कर रहे होते हैं, फरिश्ते कर रहे होते हैं। तवाफ वहां पर सिर्फ जो है जो सिर्फ फर्ज नमाज के लिए रुक रहा होता है, और उसके अलावा आप नहीं, ट्वेंटी आप मुझे फोर बात आवर्स नहीं, जो है आप समझ नहीं रही ना बात। मैं ये कह रहा हूँ कोरोना में रुक गया था। 6 मंथ तक कोरोना कोई में तवाफ नहीं भी हुआ। नहीं रुका था। कोरोना में भी नहीं रुका था, एक्चुअली बहुत कम हो गया था, कि बहुत ही इक्का नहीं दुक्का नहीं लोग नहीं जो है रुक गया जो था। मैं यहाँ पे रहता होते हूँ, थे। था। मैं यहाँ पे रहता हूँ। फैमिली 6 मंथ तक कोई भी शख्स उम्रा करने नहीं जा सकता था। उसके बाद इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया था। ऐप के थ्रू आप रजिस्टर्ड होके जाते थे। 6 मंथ तक उन्होंने उम्रा रोक दिया था, तवाफ रोक दिया था, बल्कि इसकी पिक्चर्स आई थी। और नमाज भी रोक दी गई थी। खाना काबा में नमाज भी नहीं होती थी। जस्ट वहां के जो वर्कर्स थे वही नमाज पढ़ते थे। रजा भाई ऐसे ही है। एक सेकंड मुझे इसका ये सिस्टर सहमा ये भाई बात ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही था वो। तो आपकी बात ठीक ठीक है है। कि शायद फ्रीक्वेंट लॉस कर रहे हो, लेकिन ये जो हम बात करें ना सेंटर ऑफ अर्थ वाली, इसलिए आपने नोट किया मैंने प्रेजेंटेशन में ऐसी कोई बात नहीं डाली थी। आलू के मेरे इलम में थी बात। वही है कि चूंकि जिन बातों के हमारे पास प्रूफ नहीं होते ना, या हमारे पास चाहे वो रूहानी हो चाहे वो साइंटिफिकली हो, फिर वो बात ना कंट्रोवर्सी का पार्ट बन जाती है। तो आपके जिसे देखे मैंने भी कुछ थीसिस दी हैं, आपके थीसिस भी उतने ही वैलिड हो सकते हैं जितने मेरे थीसिस। सो यू आर वेरी राइट इन अ सेंस कि हो सकता है ये सेंटर ऑफ अर्थ हो। और मेरी ये मिथ थी ना ये खाना काबा पे परिंदों वाली, तो आपने कंफर्म कर दी। थैंक यू सो मच, ये आपने नई बात ऐड की हमारे लिए। सो जो सिस्टर उजमा बात कर रही है कि उसने कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन तो है, अल्लाह ताला ने इसके साथ नहीं नहीं, किया है। बिल्कुल देखें, ये सारी बातों इसमें तो जो है वो कोई आप वो नहीं कर सकते कि वाकई बिल्कुल ये जो हमने अब तक पढ़ा है या सुना है कि अर्श इलाही है उसके ऊपर, और जो है वो जो है जो भी है डिफरेंट स्टेजेस हैं आसमान की, वो सारी चीजें ठीक हैं। लेकिन ये भी एक जो अब तक क्या है कि हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि वाकई जो है वो जमीन की तमाम जो भी जो है मूवमेंट्स हैं वो काउंटर क्लॉकवाइज हैं। इसको ना मुझे लेने दें या वही बाकी बात है, पार्ट को रेफरेंस ना। रेफरेंस वाली बात आ जाती है ना इसमें आपके पास, लेकिन खाना काबा की एक्चुअली वाकई काउंटर क्लॉकवाइज है। सहमा मेरे पास ना, मैं यहाँ पे मैं शेयर नहीं कर सकी। एक ऑथेंटिक हदीस है, सॉरी मुझसे मिस हो गई, मुझे यहाँ पे शेयर करनी चाहिए थी। वो हदीस मुबारक ये फरमाती है, मैं आपसे ग्रुप में जरूर शेयर करूंगी। उसमें ये है कि जमीन का पहला खुशकी का टुकड़ा जहाँ से दुनिया फैलाई गई वो खाना काबा का था। ये बात मैं जियो टेक्टोनिक प्लेट में ढूंढ रही थी कि अब अगर हम ये छोड़ दें कि सेंटर ऑफ अर्थ है या गैलेक्सी या जो सेंटर ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड है या सेंटर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, वो छोड़ दें। लेकिन हदीस मुबारक में एक हदीस मुझे याद है, मैं सबसे जरूर शेयर करूंगी, वो मिस होगी। वो सही हदीस है कि जमीन का पहला खुशकी का टुकड़ा जहां से जमीन फैलाई गई, अर्थात जब जमीन में पानी था ना, तो जहां से जमीन को उठाया गया, वो पहला जमीन का टुकड़ा जो था वो खाना काबा था। और ये अरेबियन प्लेट है। 7 प्लेट है ना टेक्टोनिक प्लेट्स में, तो ये अरेबियन प्लेट, इसका मतलब है इट शुड बी द वेरी फर्स्ट प्लेट। और इसका जो जो ये अब मैं बात कर रही हूँ साइंटिफिक फैक्ट्स की, मिथ से बाहर निकल के, और ये हदीस मुबारक से पता चलता है। और दूसरी बात ये है कि जो खाना काबा के आसपास जिबली अबू कैस है, या खाना काबा के बाहर जो काले रंग की जो बसाल्ट की चट्टानें हैं ना, इनकी जो कार्बन डेटिंग हुई हुई है, ये भी एक तरफ हमें इशारा कर रही है कि जमीन की जो सबसे पहली जो जो अर्थ है ना, लेकिन जो डेटिंग के लिहाज से जो सबसे पहली जो रॉक्स हैं जो पहले कभी दुनिया में स्टैब्लिश हुई होंगी, ये ओल्डेस्ट रॉक हैं जो कि हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन में जो है वो बनी हुई है। ये नहीं, हमें डेटिंग से बिल्कुल पता। बिल्कुल, हदीस में अगर ये है और वाकई ऐसा ही होगा, इसको तो हम बिल्कुल भी जो है वो मना नहीं कर सकते। इस वक्त जो दो मिथ के ऊपर जो एक हो रहा है ना, कि हम एक उस पे नहीं पहुंच पा रहे कि क्या तमाम जो पूरी वर्ल्ड की जो भी जितनी भी मूवमेंट्स हैं वो काउंटर क्लॉकवाइज है या नहीं है। ये चीज है, अच्छा बाकी नहीं, खाना काबा के गिर्द तो जो हो रही है वो वाकई काउंटर क्लॉकवाइज है। वो तो हम देखते हैं कि हम जो तवाफ करते हैं वो काउंटर क्लॉकवाइज ही है। सिस्टर साइमा मैं तो सब कंक्लूड कर देती हूँ। लेट मी कंक्लूड इट नाउ कि बेसिकली दुनिया जो है ना वो हमने 2 स्फीयर में डिवाइड की हुई है। एक हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और एक हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर है। मैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। और दुनिया के जी सेंटर से एक थ्रेडिकल लाइन गुजरी है जिसे हम इक्वेटर कहते हैं। अब खाना काबा जो जी है जी। ना, जो प्लेट है जिसमें खाना काबा मौजूद है, ये थोड़ी सी ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मौजूद है। मतलब ये दुनिया के सेंटर से थोड़ा सा ऊपर करके ना, इक्वेटर से ऊपर करके, ये वजह कि इसको पे वो ग्रेस लाइन में कंसीडर नहीं किया जाता ना, स्टैंडर्ड लाइन नहीं मानते दुनिया के लोग। टाइम यहाँ से स्टार्ट नहीं होता, वो ग्रीन जो इक्वेटर के ऊपर शहर है वहां से स्टार्ट होता है, जो जो स्टैंडर्ड टाइम की बात कर रही हूँ। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होने की वजह से ये भी एक मिथ है कि एक वो फैक्टर है, ओरली इसे कहते हैं फिनोमेना कहते हैं, कि जो दुनिया में हरिकेन्स बनते हैं ना, स्टॉर्म्स में जो हरिकेन बनते हैं, अब जो नहीं कि जो आप देखा होगा जो समुद्र में बड़े बड़े हरिकेन्स बनते हैं, उनकी एक डायरेक्शन होती है, वो भी एक स्पाइरल होते हैं। उनकी जो डायरेक्शन है ना, वो इतनी हैरानकुन तो जो आप जो बात करी, मैं एग्री कर रही हूँ कि ये नहीं कि हर दुनिया में हर चीज ही जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज है। ये इसमें कुछ और भी फिनोमेना अफेक्ट करते हैं। ऊपर के जो फिनोमेना है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, वहां के जो हरिकेन्स बनते हैं ना, तूफान बनते हैं, वो काउंटर क्लॉकवाइज मूव करते हैं। और जो नीचे की तरफ
में बनते हैं वो क्लॉकवाइज मूव करते हैं, यानी कि हरिकेन की जो मोशन है ना वो आपके स्फीयर पे डिपेंड करती है कि दुनिया के वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है कि साउदर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि वहां पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट तरह से एक्ट करेगी ना। तो ये फिनोमिना भी है। अब खाना काबा जो है ना वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। वल्लाह वालम इसका क्या कनेक्शन है, इससे आगे मुझे ज्यादा इल्म नहीं है एट द मोमेंट। और कोई बात अगर शेयर करना चाहे प्लीज, वरना अपने सेशन को खत्म करते हैं। ये भी एक नया फिनोमिना है कि इसे आई थिंक ओरोलिस फिनोमिना कहते हैं, ओरोलिस फिनोमिना। और ये आपके हरिकेन की स्पिन को डिफाइन करता है। और ये आपकी जो आपके जोग्राफिकल मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल है ना, ये उससे डिपेंडेंट फिनोमिना। और ये भी बड़ा अमेजिंग फिनोमिना है। ये भी आपकी स्पिन ऑफ स्टॉर्म्स को डिफाइन करता है, और ये भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है। आप इसे भी जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। उसमें आप कुछ कहना चाहें थी, आपकी बात मैं काट एक बस लास्ट, मैं बिल्कुल सॉरी, मैं एक लास्ट चीज ऐड करना चाहूंगी। देखिए, हम लोग साइंटिफिकली और सारी चीजों के साथ तो सब चीजों को कनेक्ट करते हैं, बट वन थिंग जिसको हम लोग यानी कि जब हम बीइंग अ मुस्लिम, हमारा फेथ और हमारी चीज है ना, जब हम अल्लाह की बात करते हैं और अल्लाह ने इसको अपना घर का ऊपर बैतुल मामूर की बात की है, तो देखिए जो एनर्जी और उसकी सारी पावर है, वन थिंग इज दैट कि चाहे जितनी भी एनर्जी से अल्लाह ताला ने इस पूरी कायनात के अंदर रखी है, मैटर है या जो भी चीजें हैं, उन सबको कनेक्ट करने के लिए द मोस्ट पावरफुल टूल तो अल्लाह ताला की एनर्जी है ना, जो कि अल्लाह ताला ने खाना कबा में रखी है। तो अगर ये सेंटर पॉइंट है कि नहीं है, तो वन थिंग इज दैट कि ये अल्लाह का घर है। और अल्लाह की के जो जैसे हम अल्लाह को, जो हम गैब में अल्लाह को देखते नहीं है, अल्लाह के घर के अंदर जो एनर्जी मौजूद है वो पूरी दुनिया में यहीं से डिवाइड हो रही है। देयर इज अ, और बैतुल मामूर का मतलब ये है कि अर्श पर फरिश्तों के बारे में हमने पूरे पहले चैप्टर्स क्लियर कर लिए कि उनके पास काम है, वो अपने ड्यूटीज सर अंजाम दे रहे हैं, एनर्जीज एंड पावर्स हैं। तो इसका मतलब है पावर डोमेन की जो पूरा फैक्टर है ना, वो यही पूरी पट्टी है। तो हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करना होगा, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, कि हमारे पास जितने ऑर्डर्स भी ऑर्बिट हो रहे हैं, फिर उसके लिए उन ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए जो एनर्जी, जो ताकत चाहिए, दिस इज द सेंटर प्लेस जहां से हमारे पास अल्लाह की वो डायरेक्ट वेव्स और लाइंस आ रही हैं। और आपने वो जो अरफा के बारे में कहा था ना, 9 जुलहज अरफा का जो दिन है, जो पहले, तो वो अरफा का दिन जाहिर है वो इससे एक दूसरी इससे ही हटके थोड़ी सी जगह पर है, बट दैट वाज द प्लेस जहाँ पे इस एंडिंग भी इस दुनिया की होनी है। और अल्लाह ताला जिस वक्त वहां पर लोगों को जमा करते हैं, दैट वाज द प्लेस कि आपको, यानी कि जो हमें जिस चीज को समझने की जरूरत है ना, हम सारी साइंटिफिक एनर्जीज और चीजों को डिफाइन भी कर लें, तो बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हमें एक चीज डिफाइन करनी है कि वो पावरफुल टूल जिसके जरिए हम अल्लाह से कनेक्ट हो सकते हैं, वो हमारा और अल्लाह का रिलेशन है। एंड एज मच प्योरीफाई वो रिलेशन होगा, हम वो खाना काबा से निकलने वाली एनर्जी से होगा, हमारे हार्ट से निकलने वाली या हमारे पैटर्न से निकलने वाली ईच एंड एवरीथिंग जब हमें अल्लाह की तरफ कनेक्ट करेगी, हमें अल्लाह की पहचान करवाएगी, तो हमारी बीइंग अ ह्यूमन बीइंग यहाँ इस दुनिया में आने और जाने का जो है ना वो सफर कंप्लीट होगा। और खाना काबा हमें वो चीज प्रोवाइड करता है, ना कि मस्जिद अक्सा, ना कि किसी और दूसरे मजहब की कोई भी चीज या कोई भी इबादत। ये प्लेस अगर अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए चूज की है, क्योंकि यहाँ पर अल्लाह ताला खुद अपनी एनर्जी के साथ मौजूद है, जो कि नजर नहीं आती मगर एनर्जी फॉर्म में मौजूद है। ये बेसिक, हम बीइंग अ मुस्लिम, हमें इसके ऊपर यानी कि हमारा अकीदा, हमारा ईमान इसी चीज के ऊपर रहना है। जज़ाकल्लाह सिस्टर्स। मैं आखिरी बात मैं सेशन खत्म करती हूँ। ये ये बात कही थी ना कि हमारे दिल, तो मुझे दिलों से भी एक बात याद आ गई। एक जगह मतलब पढ़ी थी मैं, और ये भी पता बड़ी बात इंपॉर्टेंट है कि जब हम खाना काबा की तरफ काउंटर क्लॉकवाइज मूव करके मोशन में जाते हैं ना, तो जो का पता ना हमारा जो दिल है वो लेफ्ट साइड पे है। तो एक जगह पे ये भी लिखा हुआ था कि हमारे दिल जो है ना वो खाना काबा के साथ ज्यादा अलाइंड होते हैं। आप कभी नोट कीजिएगा कि जाहिर पता, चूंकि हम दिल सेंटर में नहीं है ना, दिल थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे हमारे। और जब हम काउंटर क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो हमारा दिल जो है वो हमेशा खाना काबा के दीवारों के साथ ज्यादा करीबी ताल्लुक में होगा। तो कुड इट बी वन ऑफ द रीजन के ये तुम्हारा कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन क्रिएट कर रहा हो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच एवरीवन। आज हमारा ऑफिशियली चैप्टर ये कंक्लूड हो गया है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नया चैप्टर शुरू करेंगे। और आपका शुक्रिया, आप लोग साथ रहते हैं। दुआ करवा देगा कोई प्लीज, तो फिर हम सेशन को खत्म करते हैं। सिस्टर फातिमा या मिस? इस बात तो नहीं है इस टाइम। फातिमा। जी मैं करा देती हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाह ताला हमें सुनकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़। आमीन। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।